कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे थोड़े चुनाव की, चुनावी राजनीति की। और चुनाव में जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, खासकर इन तीन राज्य की। पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। आपको पहले बता दें कि आज क्या खास मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाने वाले थे आज, हो सकता है अब पहुंच भी गए हों। छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ जो उनके प्रतिद्वंदी है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका गढ़ है। वहीं से उनके बेटे सांसद भी हैं। क्या करने के लिए गए हैं आखिर शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में? वहां वो एक हनुमान लोक की आधारशिला रखने जा रहे हैं। जैसे महाकाल लोक है उज्जैन में या काशी में, काशी कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, ऐसे ही हनुमान लोक वहां बनाया जाएगा, जिसमें हनुमान जी से जुड़ी हुई जो है तमाम छोटे छोटे मंदिर और उनसे जुड़ी हुई कथाएं, वो सब वहां पर दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जाम सांवली मंदिर, उसको 314 करोड़ रुपए की सौगात जो है आज मुख्यमंत्री जाकर देने वाले हैं। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो जो है वहां पर निकाला जाएगा। सौसर उसके नजदीक ही एक जगह है, उसको टूरिज्म की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उसको डेवलप किया जाना है। तो ये पहली खबर है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट समझने वाली बात है। ये आपने देखा होगा, कमलनाथ वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। वो ये भी कह चुके हैं कि मैंने तो छिंदवाड़ा के अंदर हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी मूर्ति लगा रखी है। अब उन्हीं के छिंदवाड़ा में बड़ा हनुमान लोक बनाएंगे शिवराज। दूसरी बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से है, वहां पर 4 नए मंत्री बनाए जाने हैं। इसको लेकर कल रात तक वहां पर विचार मंथन चलता रहा, लेकिन माना जा रहा है कि 2 नामों पर तो सहमति है, लेकिन 2 नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। इसमें सवाल यह नहीं कि मंत्री कौन बनेगा, सवाल यह कि चुनाव में मुश्किल से 3 महीने का वक्त बाकी है। अब मंत्री बना करके हासिल क्या होगा, क्यों मंत्री बनाना वहां पर इतना जरूरी है। लेकिन पहले बात करते हैं ये जो हनुमान लोक बनाया जाने वाला, मैंने आपको बताया उज्जैन की तर्ज पर ये हनुमान लोक वहां पर बनाया जाएगा। ये अब इसके बाद फिर कमलनाथ नहीं कह पाएंगे क्या कि मेरा मंदिर आकर के देखिए, हनुमान जी की मूर्ति मैंने बनाई? नहीं, वो अखिलेश यादव की तरह भी बोल सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में तब जाऊंगा जब मेरे मंदिर में आओगे, मैं भी मंदिर बनवा रहा हूँ। ये अजीब तरह की एक होड़ चली है, सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको नाम दिया गया। बीजेपी का मुकाबला करना बीजेपी ने ये अर्जित किया है, ये किसी ने उनको श्रेय नहीं दे दिया है। अपनी 4 सरकारें कुर्बान की हैं, लंबा संघर्ष किया है, लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता बनाई है। आज उस मुद्दे पर कोई बीजेपी को लेकर सवाल नहीं करता है। आपको लगता है कि चुनाव के समय हम किसी मंदिर की घोषणा कर देंगे, मंदिर में दर्शन पूजन करने चले जाएंगे, उससे लोगों का मन बदल जाएगा। सर, अब तो बीजेपी जा रही है ना चुनाव के वक्त, बीजेपी, और वो भी कमलनाथ के गढ़ में जा रही है, छिंदवाड़ा में जाकर हनुमान लोक बनाने की बात कर रही है। लगातार बीजेपी दबाव बना रही है विपक्ष पर। भाई अगर आप नकल देखिए, आप किसी की भी जो नंबर 1 पर है उसकी अगर आप नकल करेंगे, कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा कॉपी ही करते रहेंगे, क्योंकि वो उससे आगे चला जाएगा। फिर आप जो है उसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो कभी आगे नहीं निकल सकते। आगे निकलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। वो विजन कांग्रेस में के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस जो है आज से नहीं, जब से शाहबानों का फैसला आया तब से 2 नावों की सवारी करती है। चुनाव के समय कोशिश करेगी पहले मुसलमानों को खुश कर दें, फिर लगेगा ये ज्यादा हो रहा है तो हिंदुओं को खुश कर दें। नतीजा ये होता है दोनों खुश नहीं होते। तो ये कांग्रेस की ये जो दुविधा है, वो दरअसल है मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी, लेकिन चुनाव के समय उसे लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा। या ये भी है कि छिंदवाड़ा छीनना है कमलनाथ से। बिल्कुल, देखिए असली बात होती है कि जो आपके विरोधी का सबसे मजबूत गढ़ है, वहां उसको आप अगर असुरक्षित बना दें तो आधी आप जो है मनोवैज्ञानिक लड़ाई जीत जाते हैं। अगर कमलनाथ को ज्यादा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाना पड़े तो कमलनाथ की एक तरह से हार है, ये नैतिक रूप से हार है, भले ही चुनाव जीत जाए, उनको अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में समय ज्यादा लगाना पड़े। ये वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री को 10 दिन अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठना पड़े तो निश्चित रूप से उसको एक तरह से। आपने भी बात की कि कांग्रेस 2 नाव की सवारी करने की कोशिश करती है, मुसलमानों को भी खुश करना है, फिर ये भी नहीं देखना है कि हम तो प्रो मुसलमान दिखाए हो गए, कहीं हमसे हिंदू वोट ना छिटक जाए, इसलिए कमलनाथ जी कहते हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है। एक बड़ी इन दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चल रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मणिशंकर अय्यर
जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राजीव गांधी जी के जमाने से उनके बड़े खास रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने एक जगह इस बात का, ये बता दूं, वही मणिशंकर है जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी चाय बेचेंगे आईसीसी के बाहर, या एक कहा था नरेंद्र मोदी बड़ा नीच व्यक्ति है, वही मणिशंकर अय्यर। उस किताब में वो लिखते हैं अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, पीवी नरसिम्हा राव के लिए, कि पीवी नरसिम्हा राव वॉज द फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर, नॉट अटल बिहारी वाजपेयी। सुनिएगा कि मणिशंकर अय्यर लिखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के, वाजपेयी जी नहीं। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब बाबरी ढांचा गिरा था, वो जब सारा प्रकरण हुआ था, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इससे उन्होंने ये मतलब निकाला कि वो इतने हिंदूवादी थे कि किसी बीजेपी वाले से भी उनकी तुलना शायद ना हो, उनका पहले प्रधानमंत्री से तुलना कर रहे थे। जी सर, जो बुक है उसका टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका टाइटल है मेमोयर्स ऑफ मैवरिक, मतलब मनमौजी की यादें। तो वो अपने आप को मनमौजी कह रहे हैं, और मनमौजी कहते हुए उन्होंने वो बार बार बात कर रहे हैं कि भाई मैं अपने तरीके से रहता हूँ, आपको पसंद है तो आपका फ़ायदा होता है तो ठीक है, आपका नुकसान होता है तो ठीक है। लेकिन जो बात है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो उन्होंने बात कही कि पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी नहीं थे, और वो सरकाजिज्म के साथ कह रहे हैं। लेकिन मैं इसका दूसरा आपको जो एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, वो ये है कि ये जब कल विमोचन हो रहा था दिल्ली में, तो उसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी मौजूद थी। ठीक है, अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि गांधी परिवार से इस बात पर सहमति है कि आप जो नरसिम्हा राव है उसे किस तरह से खत्म कर सकते हैं, किस तरह से डिमोलिश करते हैं। और इसको जोड़िए उस समय से जब नरसिम्हा राव, आपको याद ही होगा कि राजीव गांधी की जो असैसिनेशन हुआ उसके बाद किस तरह से नरसिम्हा राव आए और फिर सोनिया गांधी किस तरह से बैकरूम में चली गई, और जब लगातार हुआ और फिर नरसिम्हा राव का जब निधन हुआ है, डेथ हुई है, तो कांग्रेस ने कैसा बिहेव किया उनके साथ कि उनके जो शव है उसको कांग्रेस दफ्तर तक लाने पर जो, हाँ, और फिर उनका कोई यहाँ पर स्मारक नहीं बना, कोई तो स्मारक नहीं बना। तो ये सब बातें उसमें कही गई, और उसमें कहा गया कि बहुत सारे मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे लोग मुझे खत्म करना चाहते थे पॉलिटिकली, लेकिन आज मैं सोनिया गांधी जी की वजह से बचा हूं। एक केंद्रीय मंत्री कहता है कि मनमोहन सिंह मुझे राज्य मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया। ये तो उन्होंने बता दिया कि मैं सोनिया जी ने मेरे लिए क्या क्या किया, या मैं सोनिया जी के कितने करीबी मैं ये कह रहा हूं कि मणिशंकर अय्यर को नरसिम्हा राव के बयान पे मणिशंकर से मत देखिए, ये गांधी परिवार की नॉन गांधी कांग्रेसी जो है, नॉन गांधी फैमिली के कांग्रेसी हैं या नरसिम्हा राव हैं, उनको लेकर जो सोच समझ है उसको बताता है। मैं इस बात, क्योंकि मैं समझा आपकी बात, वो ये कार्यक्रम हुआ। अगर मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव इतने बड़े हिंदूवादी थे कि वो ये कहते थे भारत हिंदू राष्ट्र है, ये तो कि उनकी तुलना वो ये कह सकते हैं कि ये यही प्रथम बीजेपी के प्रधानमंत्री मान लीजिए, इन्हीं को मान लीजिए, और इसमें गांधी परिवार की सहमति है जी नहीं, ये नेहरूवियन हैंगओवर है। आप याद कीजिए पुरुषोत्तम दास टंडन, जब उनको सरदार पटेल ने अध्यक्ष पद के लिए 1950 में खड़ा किया, नेहरू ने कहा मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा, वो हिंदूवादी है, तो उन्होंने आचार्य कृपलानी को उनके खिलाफ खड़ा किया, लेकिन सरदार पटेल ने उनको जिताया। आप जितने कांग्रेस पार्टी में जितने राइट विंगर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लोकमान्य तिलक, डॉक्टर नरसिम्हा राव राइट विंगर थे क्या? नरसिम्हा राव जो वास्तविकता है उसको मानने वाले थे। उनका मानना था कि हिंदुओं के खिलाफ अच्छा नहीं हो रहा। ये राजीव गांधी के समय में उन्होंने कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, ये सब कुछ जो है खिलाफ होता है हिंदुओं के ही, इस देश में ऐसे कैसे चलेगा? एक कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को कि ये तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर था। बिल्कुल नहीं, वो जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, नटवर सिंह की किताब पढ़िए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय की बात कीजिए। नटवर सिंह को बुलाकर नरसिम्हा राव ने कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, सोनिया गांधी मुझसे क्यों नाराज है मुझे पता नहीं। उसके बाद नटवर सिंह ने बात की, ये राजीव गांधी एसोसिएशन की पूरी फाइल लेकर सोनिया गांधी के पास गए, और उनको एतराज ये था कि सजा क्यों नहीं दिला रहे। उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर ने उस समय नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा कि क्या क्या अदालत में किस स्टेज पर है, सरकार क्या पूरी फाइल उन्होंने सारी चीजें बताई, लेकिन उनको संतुष्टि उससे नहीं हुई। मणिशंकर अय्यर का ये सरकाजम, ये जो उन्होंने तंज कसा है पीवी नरसिम्हा राव पर, क्या बता रहा है? नहीं, पहली बात तो ये तंज नहीं है, अच्छा, ये उनके मन की जो भावना है वो है।
और जो विजय जी ने कहा, जो प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा संदर्भ के साथ जोड़ देता हूँ। 2007 यानी राहुल गांधी नए नए सांसद बने थे, 2004 से उनका सफ़र शुरू हुआ और विधानसभा चुनाव के पहले वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे। उन्होंने कहा अगर कोई गांधी परिवार का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता तो बाबरी मस्जिद ढहाई नहीं जाती। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला हक, वो बड़ा विवादित भी हुआ कि अल्पसंख्यक हैं कि मुसलमान हैं कि किसका है, और विकास परिषद की बैठक में आप कैसे किसी का पहला हक कह सकते हैं। लेकिन ये थॉट प्रोसेस है। और दूसरा इसका सिरा जाके जुड़ता है जिसको प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, तो हम लोग लिस्ट गिनाने लगते हैं कि भाई भाजपा में भी तो देखिए वसुंधरा का बेटा, राजनाथ का बेटा, अनुराग ठाकुर, मतलब ऐसे ऐसे करके हम गिनाने लगते हैं। वो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, दरबारी राजनीति है कि गांधी परिवार से इतर कोई हुआ, और आज वो ये लिख रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कांग्रेस ने कभी उस तरह से स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल की इतनी बड़ी फोटो लगती थी, वो तो जब मोदी जी ने स्टैच्यू बनवाना शुरू कर दिया, रन करानी शुरू कर दी, तो कांग्रेस के कार्यालय में फोटो बड़ी हो गई, स्टैच्यू पर कोई वरना सारे के सारे जितने नेता थे उन सब को एक एक करके या तो कहें कि हटा दिया गया, या वो रहे भी तो उनकी उपलब्धियों को कमतर किया गया। इस देश में 1991 नरसिंहा राव की वजह से जाना चाहिए था, लेकिन उसे मनमोहन सिंह के माथे लगा दिया। फाइनेंस मिनिस्टर को हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने देश में जो है आर्थिक क्रांति ला दी। उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम नहीं उस वक्त हम लेते। खैर, आगे हम लोग बात करेंगे चुनावी राज्यों की। एक तस्वीर है इंटरेस्टिंग, वो आपको हम दिखाते हैं। लखनऊ की तस्वीर है। यूपी सरकार में मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। ये अपनी कार चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेकर के पहुंच गए। पैदल नहीं चलना चाहते थे मंत्री जी, इसलिए कार को सीधे एस्केलेटर तक लेकर के ले आए। पैदल यात्री रैंप से होकर के आते हैं, उसके बाद फिर एस्केलेटर तक पहुंचते हैं, लेकिन उनको लगा कि मेरे पास गाड़ी है और मैं तो मंत्री हूं, तो दोनों का ही फायदा उठाना चाहिए। तो वो गाड़ी को बिल्कुल एस्केलेटर के करीब तक आगे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले आए। ये यूपी में हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये तस्वीर देखने के बाद सिर्फ या तो गाड़ी ले लें या मंत्री पद ले लें। तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए सर। इससे बुरा दृश्य किसी सरकार के लिए नहीं हो सकता, किसी पार्टी के लिए नहीं हो सकता, राजनीति के लिए नहीं हो सकता है। इन्हीं सब तस्वीरों को देखकर लोगों के मन में राजनीति के प्रति वितृष्णा पैदा होती है, नाराजगी पैदा होती है। बिल्कुल, और नाराजगी होनी चाहिए। बहुत ही स्वाभाविक होगा अगर नाराजगी होती है। भाई आप कौन हैं? राजा हैं, महाराजा हैं, क्या चीज हैं आप कैसे नियम तोड़ देंगे? तो सिर्फ इसलिए कि आप सरकार में हैं। तो ये जो रवैया है कि सरकार में हैं तो हम मालिक हैं, बाकी सारे नौकर हैं, ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक इस तरह के दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। अब सरकार ने भले ही ये फैसला कर लिया हो कि आप हूटर वाली गाड़ियां और लाल बत्ती वाली गाड़ियां नहीं चलाएंगे, लेकिन दिमाग की लाल बत्ती तो आप बंद नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, दिमाग में तो मंत्री का हूटर बजता रहता है उनके। नहीं, लेकिन कुछ तो उदाहरण पेश होना चाहिए। जो तो ये उदाहरण कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र तो कार्रवाई होनी मोदी चाहिए। वैक्सीन जो जीवन का टीका था उसको भी लाइन में लग के लगवाते हैं कि जब उनकी उम्र वालों का आएगा, उनकी जरूरत होगी तब वो करेंगे। और एक मंत्री इस तरह से स्टेशन पर गाड़ी लेकर चला जाता है। और अगर सचमुच बर्खास्त नहीं करते हैं तो सच बात है कि लोकतंत्र में, राजनीति में लोगों की आस्था कमतर होती है। आप बहुत कुछ अच्छा करते हुए दिखते हैं, एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा चित्र बड़े सवाल खड़े कर देता है। चलिए, तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की थी, और सब लोगों का यही कहना है और होना चाहिए कि इस पर कोई तो कार्रवाई हो, और पूछा तो उनसे जरूर जाए कि ऐसी क्या तकलीफ थी कि आप पैदल नहीं चल सकते थे। बहरहाल, अगली खबर जो हम चुनावी राज्यों की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की हमने बात की। मध्य प्रदेश में दूसरा शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने खजाना खोला हुआ है अपना पूरी तरीके से। अब वो स्कूटी वितरण भी कर रहे हैं। तो एक तरफ आपने देखा सॉफ्ट, जो अगर कमलनाथ हिंदुत्व पर चलना चाहते हैं तो उन्हीं के गढ़ में जाकर के उन्होंने आज हनुमान लोक का भूमि पूजन कर दिया है। और अब जो बाकी जो योजनाएं हैं, फ्री वाला जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी की, या गारंटी वाली, उसकी काट के लिए शिवराज सिंह एक के बाद एक कभी किसी योजना के तहत, कभी किसी योजना के तहत कुछ ना कुछ लाभ जो है वो लाभार्थियों को पहुंचा रहे हैं। अब राजस्थान की बात हम करते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट
अजमेर में है, मसूदा में वो किसान महासभा, किसान सम्मेलन करवा रहे हैं। वहां पीले चावल बांटे गए हैं घर घर जाकर के, न्योता देने का एक तरीका होता है। तो क्या कि आप लोग आए, उनकी सभा के अंदर आए। ये चर्चा चल रही है क्या ये टोंक से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब एक तो CWC में वो आ गए तो वैसे उनका कद बढ़ गया है, अगर कोई सुरक्षा होगी तो वो भी उनकी दूर हो गई होगी, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने शायद पहले भी जिक्र किया था कि सचिन पायलट बदल सकते हैं, टोंक से वो इधर आ सकते हैं। टोंक को इसलिए लिया गया था कि तब वो माइनॉरिटी डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी टोंक, लेकिन अजमेर उनका पुराना क्षेत्र है। लोकसभा लड़े यहाँ से, लोकसभा लड़े, और वो मसूदा और ये जो पूरा क्षेत्र है वो उनका क्षेत्र है, और अब टोंक में उनके लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए वो वापस यहाँ लौटना चाहते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल उनके लिए है, लेकिन ये उनका पुराना क्षेत्र है, बदलने वाला जैसा उसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो वापस अपने सुरक्षित क्षेत्र में अपने घर पर आना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है कि क्यों ऐसी वजह है कि टोंक से वो, जबकि टोंक भी कोई कमज़ोर सीट उनके लिए नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो माइनॉरिटी डोमिनेंट है और कांग्रेस का ठीक ठाक सा असर उस इलाके में भी है। लेकिन अजमेर उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित है, और वो हमेशा उन्होंने अजमेर से पॉलिटिक्स की है सचिन पायलट ने। राजस्थान में भी सचिन पायलट को जीतने के लिए माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट की जरूरत है। वो तो इसलिए पहले गए थे टोंक, जब गए थे। सचिन पायलट को बीजेपी से ज्यादा अशोक गहलोत का डर खतरा है कि वो ना हरवा दें। और ये होगा, कोशिश होगी कि सचिन पायलट चुनाव ही न जीतने पाए। तो इसलिए अब आप सोचिए कि सरकार है आपकी 4.5 साल से, मुख्यमंत्री आपका जो है कि ये सुरक्षित सीट थी, अचानक आप वहाँ असुरक्षा क्यों महसूस करने लगे? जबकि दावा आपका ये है कि हमारी सरकार लौट कर आ रही है, हमारे बीच में जो मतभेद थे दूर हो गए हैं कहने को तो उसके बावजूद आपको अगर चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ रहा है तो इसका मतलब कुछ समस्या वहाँ है। लेकिन ये खतरा नाजायज नहीं है, क्योंकि अजमेर राजस्थान में अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में CP जोशी जो सबसे प्रबल दावेदार होते थे चीफ मिनिस्टर के, वो वहाँ पर चुनाव हार चुके हैं। उदयपुर के रीजन में रहे हैं। CP जोशी बहुत बड़े नेता रहे, विधानसभा पत्नी ने हरा दिया, विधानसभा अध्यक्ष एक वोट से हार गए, लेकिन वो अब वो पत्नी ही नहीं, लेकिन अशोक गहलोत के लिए माना, क्योंकि उस समय यदि वो जीत जाते तो शायद चीफ मिनिस्टर हो सकते थे। अरे अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं, हमको बड़ा गुस्सा आ रहा है। अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि अजीब तमाशा चल रहा है देश के अंदर हो क्या रहा है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है सब कुछ देख करके। वो बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जो रेट चल रही है, और उन्होंने फिर वो पुरानी बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते हैं कार्यक्रम में, सभा करते हैं, उसमें नाम नहीं होता है, जो उसमें मेरा नाम डला हुआ था अधिकारियों से कह करके मेरा नाम उन्होंने उसमें से चिट्ठी में से निकलवा दिया है। तो वो बड़े नाराज हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त तो इसके अलावा कोई और कुछ होना भी नहीं चाहिए, सिर्फ नाराज रहना चाहिए उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री से नाराज रहकर दरअसल वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से थोड़ा तो कुछ बढ़ जाए मामला। चुनाव अशोक गहलोत हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। अब वो स्कीम्स के जरिए और प्रधानमंत्री से सीधे लड़ते हुए देखकर कुछ चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ लोगों की गोलबंदी हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, वो चिट्ठी जिसको उन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया, वो साफ कर गई कि उनको निमंत्रण था, लेकिन अब वो चाह रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वो भाषण दें। क्या ये किसी भी प्रोटोकॉल में, हायरार्की में ये ठीक था? अब वो कह रहे हैं कि जहां जहां छापे पड़ रहे हैं वो गलत है। तो ये तो बड़ा विचित्र मसला है। ये तो देश में बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई छापा बंद कर दो। वो ये नहीं कहते कि जिसके ऊपर छापा पड़ रहा है वो गलत है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि छापा मत डालो भाई, ये सत्ता जो दूसरे सत्ताधारी हैं उनके खिलाफ जा रहा है, उनके पैसे पकड़ ले रहा है, उनको चुनाव नहीं लड़ने देगा। वो पैसा जुटा के रखे हुए थे, उन सबके ऊपर मोदी जी छापा डलवा दे रहे हैं ईडी से, इसीलिए सब गड़बड़ हो जा रहा है। छत्तीसगढ़ में छापा कल पड़ा है, छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा कि उनका जन्मदिन भी था, बड़े तंज से उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन का तोहफा दिया है उन्होंने प्रधानमंत्री जी। छापा किस पर पड़ा है? उनके दो जो है उसमें उनके OSD हैं, एक उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, और एक कारोबारी हैं कोई, वो उनके करीबी बताए जाते हैं। तो चारों लोग उनके बिल्कुल निकट के हैं। तो ये सीधा जो हमला है माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के ऊपर है। निश्चित रूप से। देखिए, सवाल यह है कि इल्जाम भी बता दूं मैं, इल्जाम हुआ, छापा पड़ा क्यों है कि वहां लॉटरी का जो बिजनेस होता है, कई प्रदेशों में बैन है लॉटरी, वहां शायद नहीं होगी। तो लॉटरी के बिजनेस में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों। नहीं, देखिए, ये आरोप तो विपक्ष लगा सकता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, विपक्ष के लोगों के खिलाफ ही हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपने गड़बड़ किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप विपक्षी दल के सदस्य हैं, आपके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, ये कौन सा तर्क है? नहीं ठीक है, लेकिन ये कार्रवाई तो बहुत बड़ी है ना प्रदीप जी। ये तो आपने भूपेश बघेल के ही घर पर छापा नहीं मारा, बाकी सब कर दिया। 2 ओएसडी, एक पॉलिटिकल तो एडवाइजर, उनका मतलब सीधा सीधा सर चीफ मिनिस्टर के ऊपर सीधे छापा है। चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही है। निश्चित रूप से आज झारखंड में उनके ऊपर भी, हेमंत सोरेन के यहाँ पर भी छापा हुआ ईडी का। जिस तरह से सरकारें चली हैं, ये भ्रष्टाचार जिस तरह से हुआ, पश्चिम बंगाल में देखिए, अभिषेक बनर्जी जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उस पर छापा पड़ा है, और ईडी ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि उसमें उनके संबंध के जो है डॉक्यूमेंट मिले हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, जानबूझ के केंद्र सरकार परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट गए रुकवाने के लिए जांच ईडी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, जांच रोकने से मना कर दिया। तो अब सवाल यह कि उसके बाद भी आप कहिए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो कुछ निकलेगा नहीं तो पॉलिटिकल वेंडेटा ही कहलाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उसका इंतजार करना चाहिए आपको। आखिर क्यों हाई तब तक कोर्ट छापा मारने की छूट? नहीं भाई, छापा मारने की छूट नहीं देंगे तो फिर ये एजेंसी बंद कर दे। एजेंसी जो है वो पहले अदालत फैसला दे दे, फिर एजेंसी जाए छापा मारने। ये तो नहीं हो सकता है। एजेंसी छापा मारेगी, तथ्य सबूत जुटाएगी, अच्छा, उसके बाद ब्रेक लेना पड़ जाएगा। एक और बड़ी खबर उस पर भी अब यहाँ बात हो जाए तो अच्छा है, आप दर्शकों तक जानकारी पहुंच जाएगी। ये चर्चा चल रही है कि संजय मिश्रा जी जो ईडी के अभी अध्यक्ष, ईडी के डायरेक्टर हैं, उनको तो रिटायर करना पड़ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन अब सारी एजेंसियों का बॉस उनको बना दिया जाएगा। सीबीआई, ईडीआई सब मिला करके ऐसा माना जा रहा है, और एक नई पोस्ट की क्रिएट होगी देश में, चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। ऐसा कुछ है क्या? इसमें कोई सच्चाई है क्या? देखिए, नॉमेनक्लेचर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत प्रबल है। जब तक हो न जाए तब तक निश्चित मतलब दावे से नहीं कह सकते, लेकिन इसकी संभावना प्रबल है। समस्या देखिए, लेकिन सब बदलना पड़ेगा ना आपको, फिर इनकी रिपोर्टिंग उनको देनी पड़ेगी। सीबीआई डायरेक्टर और ईडी डायरेक्टर की रिपोर्टिंग वहाँ हो जाएगी। देखिए, समस्या इस पूरे सिस्टम में यह है, ऐसे लोगों को तलाशना जो किसी भी स्टेज पर किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज ना करें। सिस्टम पूरा जो है आपको पता ही नहीं चलता कब कहां कौन नहीं, लेकिन फिर विपक्ष वही बात करेगा कि संजय मिश्रा जी ही क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। सवाल ये आप उनको रिटायरमेंट के बाद नई पोस्ट क्रिएट करना अगर आप चाह रहे हैं। बहुत सही बात है, लेकिन संजय मिश्रा जी से आपको दिक्कत क्या है? वो कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो अदालत उनके खिलाफ फैसला सुनाएगी। आप अदालत में जाइए कि ये देखिए इन्होंने ये गड़बड़ किया है, तो गड़बड़ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बेईमानों, चोरों, भ्रष्टों को पकड़ रहे हैं, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा जीपीएस में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ईडी सीबीआई की जीपीएस सिस्टम में प्रॉब्लम है कि वो गाड़ी सिर्फ केवल अपोजिशन लीडर्स की तरफ घूमती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।